इंग्लिश के लिए इतने क्वेश्चंस आते हैं कि सर लिटरेचर कहाँ से कर, क्योंकि एक विनीता मैम की हमने वीडियो डाली थी तो बच्चों ने बिल्कुल स्पेशली इतना पूछा था कि लिटरेचर का बताओ मैम, सोर्सेज बताओ। उसको मुझे वहीं से आइडिया आ गया था कि लिटरेचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मल है कि कुछ टाइम प्रिपरेशन की, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर हमने दोबारा मोटिवेशन स्टार्ट की। और आपके मॉक टेस्ट आपके मोटिवेशन का काम करना चाहिए, आपको डिमोटिवेट ना कर दें। तो आपके सीटेट में कितने मार्क्स थे? सीटेट में मेरे 125 मार्क्स थे। टीजीटी पीआरटी? सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट ना? हाँ, पेपर 2 125 थे एंड पेपर 1 105 थे। कमाल करते हैं पांडे जी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं एकता मैम, जिनका अभी डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है। तो क्या इनकी जर्नी रही, क्या हम सब इनके स्ट्रगल स्टोरी से, इनकी सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं, वो आगे अब वीडियो में हम जानेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक बार प्लीज़ बता दीजिए मैम, आप कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने आपके मार्क्स थे और कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताओ बस। फीलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है कि भाई अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई हूँ एंड एज अ टीचर कि भाई स्टूडेंट्स का वेलफेयर करना या इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरा सिलेक्शन हुआ है टीजीटी इंग्लिश फीमेल DTRPSB के अंदर एंड मेरा स्कोर रहा है 116। मैं दिल्ली ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू वेरी मच। आपने 12th से मतलब जो एक बेसिक हमारी पढ़ाई होती है वो कैसे कैसे करके फिर इस जगह तक पहुंची है, तो एक बार 12th और फिर आप उसके बाद आपने क्या क्या किया वो बता दीजिए एक बार। स्कूलिंग लाइफ में तो मेरा ड्रीम ही कुछ अलग था। मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना। मेरे पास जो 12th में था, मैंने साइंस फील्ड चुनी हुई थी, मेडिकल। मेरे पास PCB सब्जेक्ट्स थे, बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई हमारी डेस्टिनी जो है, चेंजेस होते रहते हैं डेस्टिनी में। 3 इयर्स की मैंने अपनी कॉलेज करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2018 में। उसके बाद मैंने MDU से अपनी BEd कंप्लीट करी 2 साल 2019-2020 में। उसके बाद मैंने 21 का एग्ज़ाम क्लियर करा है DTRPSB का एंड मैंने सीटेट जो है अपने फर्स्ट ईयर की BEd कंप्लीट करने के बाद दे दिया था, सीटेट पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी। तो उसके बाद कंप्लीट हो ही गया, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। तो आपके सीटेट में कितने मार्क्स थे? सीटेट में मेरे 125 मार्क्स थे। टीजीटी पीआरटी? सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट ना? हाँ, पेपर 2 125 थे एंड पेपर 1 105 थे। कमाल करते हैं पांडे जी। अरे बहुत बढ़िया नंबर थे मैम। अच्छा। तो हाँ लिटरली बहुत बढ़िया थे, और बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि पेपर 1 में 125, पेपर 2 में 105, लेकिन पेपर 2 में आपके ज़्यादा हैं, पेपर 1 में कोई नहीं, चलता है। हाँ, तो एक चीज़ आपने ये कहा था कि आप अपने नाम से पहले ना डॉक्टर लिखते थे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मेरा बचपन का कहते हैं ना चाइल्डहुड ड्रीम, चाइल्डहुड में तो हम कुछ भी सोच लेते हैं कि भाई हाँ हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या पायलट बनेंगे। तो मैंने ड्रीम बना लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इसलिए मेरी आदत लग गई थी कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर एकता लिखती थी कि डॉक्टर एकता सोलंकी। एंड कोशिश भी करी मैंने उस ड्रीम को हासिल करने की, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई कि मैं उस ड्रीम को हासिल नहीं कर पाई। तो मैंने फिर अपना एक नया ड्रीम देखा और उसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो बाय गॉड ग्रेस, गॉड को थैंक यू एंड सब लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। नहीं बिल्कुल मैम, और होना भी चाहिए। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर जैसे ही हम एक सेकंड B प्लान होता है हमारा, और कितनी स्मूथली हम स्विच करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है। फिर अब आता है मैम, आपने फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपका BEd और इस फील्ड में आप आ गए। तो कैसे स्टार्टिंग हुई, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? और मान लो कल को आप ये मान के चलो कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और अब मुझे समझाना आपने कि मैं एंटर कैसे करूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि इस फील्ड में प्रिपरेशन करने के लिए एंट्री कैसे करूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से पूछो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा माइंडसेट बड़ा ही कंफ्यूज था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि भाई मैं क्या करना चाहूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई मेरे ड्रीम्स अलग थे और मैं यहाँ आई, तो पहले आपको ये अपनी माइंड में क्लैरिटी बिठानी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो या किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो जो आपके आसपास है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो गए या फैमिली हो गए, कोई ना कोई तो होगा जो आपको 100% से रिलाई करता हो या आपको सही गाइडेंस दे।
तो मेरे केस में वो मेरे बड़े भाई थे। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी मैंने सिर्फ पर्टिकुलर DSSS भी नहीं, मैंने SSC के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, DSSS के भी दिए हैं एंड काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी। बट लेकिन फिर धीरे धीरे टीचिंग की तरफ ज़्यादा क्रेज़ बन गया, तो इसलिए इसमें मैंने सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं कैसे तैयार हूँ। ओके भाई, DSSS का एग्ज़ाम करना है कोई भी टीचिंग का, तो आपके पहले सब्जेक्ट्स देखो कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है या कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। इसके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास इंग्लिश हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, GS सेक्शन हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें बेस क्लियर करना पड़ेगा। जब भी आपने तैयारी करने का सोचा है ना, मेरे साथ ऐसा था, मैंने सबसे पहले दिन जिस दिन दिमाग में बिठाया था कि मैं तैयारी करूँगी, मॉक टेस्ट दे दिया था बिना पढ़े लिखे, और फ्रैंकली मेरे उसमें 200 में से सिर्फ 43 मार्क्स थे, सिर्फ 43 मार्क्स। 43 से अब आपकी जर्नी 116 पे जाके खत्म हुई है। फर्स्ट डे तो ये जो जर्नी है ना, अब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो बताइए मैम फिर आगे। तो मैं बड़ी डर गई कि भाई क्या बात है, इतना कम स्कोर। बट लेकिन फिर मेरे मोटिवेशन मेरे को बड़े भाई ने दिया कि भाई आपने अभी कुछ भी तैयारी नहीं करी है और तैयारी करो, सब कुछ होगा, क्योंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस डाउनलोड करा कि भाई क्या सिलेबस है, क्या क्या मुझे पढ़ना है। मैंने कभी भी एक एग्ज़ाम टारगेट करके नहीं चला कि भाई यही एग्ज़ाम लेना है। मैंने सिर्फ दिमाग में ये सोचा था कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक आपको पता है रुतबा ही ये तो होता है मैम, कहीं ना कहीं एक हमारी सोसाइटी का भी है कि गवर्नमेंट जॉब, तो वो एक अलग ही वो रहता है, फिर बच्चे उसको आइडियलाइज भी कर देते हैं कि बस अब तो यही करना है। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर मैंने सिलेबस डाउनलोड करा, तो सिलेबस में मैंने देखा कि भाई मेजॉरिटी एग्जाम्स में आपके पास मैथ्स है एंड इंग्लिश है, एंड इंग्लिश की तरफ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन था। मैथ्स भी था बट लेकिन इंग्लिश की तरफ थोड़ा ज़्यादा अटेंशन था, इसलिए मैंने TGT इंग्लिश एंड मेरे BEd के सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश एंड SST थे। मेरा SST की तरफ रुझान थोड़ा सा कम, थोड़ा क्या या ना के ही कम कह सकते हो, इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए अपने आप को तैयार करा। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फोबिया होता है मैथ्स का, कि भाई मैथ्स तो बड़ी मुश्किल है। मैथ्स के लिए मैंने फॉलो करी थी किरण की बुक, पर सबसे पहले मैंने अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क करा कि मेरे को टेबल्स याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स याद करने हैं, क्यूब रूट्स याद करने हैं, छोटी छोटी, क्योंकि वो टाइम सेव करने में हेल्प करती है। कि हम अगर हर एक चीज़ को पेपर पेन मोड पे लिखने लग जाएंगे तो हम टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के डेज में मैंने अपनी तैयारी जो है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जो 2018 था। दीदी तो सबसे पहले टेबल्स याद करे, फिर स्क्वायर रूट्स याद करे, फिर क्यूब रूट्स याद करे। फिर मेरे को किरण की बुक इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें मेरे को सबसे अच्छी क्वालिटी लगी कि उसमें टाइप वाइज है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या जो भी टॉपिक आपने कवर करा है, क्योंकि एक टॉपिक जो है कम से कम मैथ्स का ले जाता है 6 से 7 दिन मिनिमम। कई बार बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं तो 10-12 दिन भी ले जाते हैं, जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो अब अगर आप 10-12 दिन तक पढ़ ही रहे हो और रिविजन नहीं कर रहे तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। तो मैं क्या फॉलो करती थी कि भाई मैं टाइप वाइज पढ़ती थी कि पहले एक टाइप पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, फिर दूसरा टाइप पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए। इसलिए मेरे को और किसी बुक में ये चीज़ नज़र नहीं आई जहाँ पे मैं टाइप वाइज फॉलो कर सकूँ चीज़ें, इसलिए मैंने किरण की बुक मैथ्स के लिए फॉलो करी। और एक चीज़ ये होती है मैम, ये तो होगी हमारी हार्ड कॉपी जो बुक होगी, कोई यूट्यूब चैनल भी आपने फॉलो किया था? मैंने यूट्यूब चैनल GS के लिए फॉलो किया था, GS के लिए कह लो या फिर करंट अफेयर्स के लिए। मैथ्स के लिए नहीं, मैथ्स के लिए नहीं। मैंने मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए बुक्स पे रिलाई करा, प्लस मेन फोकस मैंने प्रैक्टिस करी जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से थी। कि प्रीवियस ईयर से मुझे ये आइडिया मिल रहा था कि मुझे कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ में नहीं जाना है। एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगर करनी है ना, कितनी डेप्थ में जाना है। तो मेरे को वो प्रीवियस ईयर ने काफी हेल्प करा। एंड प्लस फर्स्ट टाइम जब 2018 में ऑनलाइन एग्जाम हो गया तब चेंजेस भी काफी आए, क्योंकि पहले एग्जाम था जो ऑफलाइन था, तो 2018 वाले एग्जाम को मैंने अच्छे से काफी एनालाइज करा कि भाई क्या चीजें हैं, क्या। तो ये हो गया मैम हमारा मैथ्स का पार्ट। फिर अब इसके बाद आता है रीजनिंग, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। जहाँ मैथ्स में गड़बड़ आ गई वहाँ रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये इसके बारे में बताइए आप। आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई रीजनिंग गड़बड़ आ गई, जिसकी मैथ्स गड़बड़ आ गई। बट रीजनिंग में ना बेसिकली सब लोग 10 से 15 नंबर तो इजीली स्कोर कर लेते हैं। रीजनिंग क्या है, एक तरह का जुगाड़ है कि हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। मैथ्स से थोड़ा अलग इसलिए हो गया क्योंकि मैथ्स में हमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन उनका करना पड़ता है। बट रीजनिंग में यह है कि भाई क्या लग रहा है, उसमें क्या लॉजिक लग रहा है या क्या, तो वो हमारी मेंटल एबिलिटी होगी कि हमें क्या
करना है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर्स को और कॉन्टिन्यूसली पर्टिकुलर कुछ टॉपिक जैसे कि सिलॉग्स हो गया या कैलेंडर हो गया या फिर अपने पास डाइस का हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है फिक्स्ड है कि आने ही आने हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, इवन फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है। रीजनिंग के बाद आता है जीएस। बिल्कुल। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बच्चे प्रिपरेशन करते टाइम भी डरते हैं और बात उसका स्कोर बताते टाइम भी डरते हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हो। इसका करें क्या? जीएस के लिए ना सबको ही डर है, क्योंकि जीएस का सिलेबस बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और जितना भी पढ़ लो, खासकर करंट अफेयर्स वगैरह या स्टैटिक जीके को भी हम कह सकते हैं कि कितना भी पढ़ लो वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा कल्चर ही इतना बड़ा है, चाहे वो इंडिया के लिए कह लो चाहे वर्ल्ड के लिए कह लो। ठीक है। तो जीएस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हैं जहाँ से हमें पता है कि आना ही आना है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का, तो पॉलिटी से क्वेश्चन आने ही आने, इकोनॉमिक्स से आ भी सकते नहीं भी आ सकते, हिस्ट्री जियोग्राफी क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जहाँ से जिस बुक से या जिस टॉपिक से हमें पता है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो वहाँ से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। खासकर आजकल ये है कि स्टैटिक जीके का पार्ट बढ़ गया है, जैसे कि भाई करंट अफेयर्स में हमारे पास नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिली है, कौन स्पोर्ट्स में जीता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स क्या हमारे आसपास चल रहा है, या फिर जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड आया था तो भाई कोरोना वायरस है या कोई भी कुछ भी हमारे आसपास जो चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो थोड़ा सा आप जो लिमिटेड करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि अपनी एक पोजीशन हासिल करनी है, एक एग्जाम क्लियर करना है, कट ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि हमें भाई फुल टारगेट चाहिए ही चाहिए। तो जिस टॉपिक में आप कर सकते हो उसमें अपना 100% दो, जिसमें नहीं कर सकते वहाँ भी 100% दो, पर लिमिटेड सेक्शंस। ठीक है मैम, ये हो गया जीएस में। आपने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े थे? करंट अफेयर्स के मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करती थी, स्टडी IQ, एंड काफ़ी 2-3 चैनल जैसे कि जीके महाराणा प्रताप जी, इस टाइप के चैनल्स हैं, एंड प्लस अड्डा के मैं मॉक टेस्ट देती थी। ठीक है। और करंट अफेयर आपने डेली पढ़ते थे कि डेली की करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, या फिर वो जो महीने की आती है? मैंने करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशन फॉलो करा था, क्योंकि डेली एज अ स्टूडेंट लाइफ जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता था कि कभी रात के टाइम पढ़ रहे हैं, कभी सुबह के टाइम पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा भी दिन हो जाता था कि भाई नहीं पढ़ने का टाइम मिल पाता था। पर लेकिन मेरा ये था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा दिन जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कि भाई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कोई ओकेजन है, तो मैं कम से कम 10 मिनट किताब उठाती थी कि 10 मिनट पढ़ लिया तो बस है कि आज के दिन पढ़ा है। तो उसके लिए YouTube चैनल अपना स्टडी IQ मेन फोकस। ये अब बात करते हैं मैम, जीएस के बाद आती है स्पेशली हमारा हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी रीजनिंग स्पेशली, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं कि इनमें 20 में से 20 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अगर बच्चा थोड़ा सा कंसिस्टेंट प्लस मेहनत कर रखी है। बिल्कुल। तो हिंदी के बारे में कैसे क्या करना है? हिंदी के लिए मैंने रिलाई करा था NCERT बुक्स पे, जो 9th-10th की हिंदी की NCERT है, उन बुक्स को प्लस प्रीवियस ईयर की बुक्स को, कि क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि हिंदी का मैंने घोल पी लिया था प्रीवियस ईयर का, और 9th-10th की NCERT मानक की जो व्याकरण, जो मानक हिंदी व्याकरण आती है, प्रायवाची वगैरह, विलोम शब्द, ये सारे संधि के बारे में कितने प्रकार है, तो वो 9th-10th की बुक से, बाकी अपना प्रीवियस ईयर। तो अब फर्स्ट पार्ट, अब इंग्लिश के बारे में बताइए मैम। इंग्लिश, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। बिल्कुल। तो इंग्लिश के लिए इतने क्वेश्चंस आते हैं कि सर लिटरेचर कहाँ से करें, क्योंकि एक विनीता मैम की हमने वीडियो डाली थी, तो बच्चों ने बिल्कुल स्पेशली इतना पूछा था कि लिटरेचर का बताओ मैम, सोर्सेज बताओ। उसको मुझे वहीं से आइडिया हो गया था कि लिटरेचर एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, लिटरेचर तो एक बहुत बड़ी चीज है। बट इस बार DT+B ने भी गेम पलट दिया था। इस बार जो था ग्रामर सेक्शन ज्यादा आ गया था, बट लेकिन जब नेक्स्ट एग्जाम है तो हम होप कर सकते हैं दोनों जो है बराबर आए, या लिटरेचर का पल्ला भारी हो सकता है। मैंने भी जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करा था तो उसमें लिटरेचर के क्वेश्चन भर के थे, एंड तो मैंने भी ये सोचा था कि भाई मेरे को भी लिटरेचर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रही थी तो ग्रामर पोर्शन तो मेरा वहाँ भी कवर हो रहा था, पर लिटरेचर के लिए मेरे को अलग से मेहनत करनी पड़ी। तो लिटरेचर के लिए मैंने थोड़ा सा नेट के एग्जाम की तरफ भी देखा था कि नेट में भी है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो नेट की बुक से भी करा था। इवन जो हमारे DT+B के लिए उसके भी स्पेसिफाई बुक आती है लिटरेचर्स के लिए, जैसे कि एक बुक है भाई सक्सेस इन योर हैंड्स करके, सक्सेस इन योर हैंड्स स्पेशली फॉर DSSB TGT इंग्लिश लिटरेचर पार्ट के लिए। ठीक है। तो वो बुक से मैंने थोड़ा सा करा, नेट की बुक से करा, प्रीवियस ईयर करा, प्लस गूगल
ठीक है। प्लस गूगल पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो उन सब से मेरा मेन फोकस था कि करेक्टर्स के नाम याद कर लेना, थीम के याद कर लेना, उनका क्या है, उन चीज़ों को मैंने टारगेट करा था। तो लिटरेचर मैंने वहाँ से कवर करा, पर लिटरेचर एक करना एक टफ पार्ट है, बट लेकिन हमारा DTPS भी पूछता है और मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो लिटरेचर करना ही करना है। ठीक है। तो ये बताइए मैम, जैसे आपने मुझे अभी जब बात कर रहे थे तब आपने बताया था कि आप कैसे करते थे कि प्रीवियस ईयर देखे फिर गूगल की हेल्प ली, वो एक बार वो प्रोसीजर बता दीजिए कि ताकि बच्चे भी वही उसी तरह से फिर लें। मेरा मेन ये था कि मैं ना थोड़ा सा बुक्स मटेरियल पे ज़्यादा था कि भाई मैं थोड़ा बुक में ही से पढ़ती थी। ऑनलाइन फ़ोन स्क्रीन हमारी आइज़ दर्द होने लग जाती है कि भाई कितना ही ऑनलाइन पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन देना है, तो मैं बुक पे ज़्यादा रिलाई करती थी। बट लेकिन एक दो बार जैसे कि सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, तो एक दो बार मुझे आंसर्स गलत आए कि मेरे सही है, मैं श्योर थी 100% कि भाई मेरा तरीका सही है, तो इसमें आंसर गलत है। तो फिर मैंने क्या करा, बुक्स के आंसर हर बार कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं गूगल से एक मैच करती थी कि भाई आंसर सेम है या नहीं। तो जो सेम नहीं होते थे मैं गूगल को फॉलो करती थी, क्योंकि कई बुक जो हैंडमेड ही है तो इंसान से कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं गूगल के आंसर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी हमेशा। ठीक है। तो जैसे मान लो आपने ये लिटरेचर वाले पार्ट के लिए स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ कि भी आप लिटरेचर में पहले प्रीवियस ईयर देखते थे? हाँ, फिर पहले प्रीवियस ईयर देखती थी, उसके बाद कि भाई नेट के एग्ज़ाम्स के लिए कि क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि नेट भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से अब हाँ। इसमें हम लोग क्या हैं, एज अ स्कूल टीचर अपॉइंट होंगे, नेट के एग्ज़ाम से हम एज अ लेक्चरर अपॉइंट होंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में टीचिंग प्रोफेशन है तो लिंक्ड है। तो पहले तो फोकस मेरा प्रीवियस ईयर था, उसके बाद नेट एग्जाम्स, उसके बाद जैसे मैंने आपको बुक बताई कि भाई सक्सेस इन योर हैंड्स करके, सक्सेस इन योर हैंड, एंड और भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। तो DTPS के नाम से है कि TGT इंग्लिश के लिए लिटरेचर, उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो ऐसे मैंने 2-3 बुक्स कैरी करी, पढ़ी मैंने एक ही बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स करके, बट लेकिन कि भाई क्या मटेरियल है क्या नहीं है उसमें उनको मैच करना, उसके बाद फिर देन लास्ट ऑप्शन गूगल फॉर द 100% श्योरिटी। हाँ, क्योंकि गूगल पे और सारी ये है ना कि आपको प्रीवियस ईयर प्लस जो नेट वगैरह के क्वेश्चंस आप देखते थे, इनसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिटरेचर के स्पेसिफिक टॉपिक्स मिलते गए कि अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको गूगल पे पढ़ लिया आपने, उसके बारे में जितनी डिटेल में पढ़ सकते थे। तो ऐसे ही फिर नेट के जो टॉपिक आपको मिलते गए और आप वही सोर्स आपका गूगल बनता रहा, प्लस इसके साथ आपने अपनी बुक देखी थी। बिल्कुल। हाँ, तो ये हो गया मैम हमारा लिटरेचर वाला पार्ट। फिर उसके बाद आता है मैम अब ग्रामर पार्ट, क्योंकि लिटरेचर आपके में आई नहीं और ऐसा नहीं कह सकते हम कि आगे भी नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। DTPS ने इस बार पलटी मारी है तो अगली बार भी बिल्कुल हो सकता है। एंड ये सिर्फ स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए है कि स्टूडेंट एक जगह स्टिक ना हो जाए कि सिर्फ उसको इतना ही पोर्शन पढ़ना है। तो DTPS भी हर बार पैटर्न चेंज करेगा ताकि स्टूडेंट जो भी लायक है वो ही सिलेक्टेड हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है मैम ग्रामर पार्ट कि आपने सेकंड पार्ट में ग्रामर कहाँ से पढ़ी, क्योंकि हमारे में अगर PRT की बात करें तो 20 नंबर की आती है जनरल पेपर में, तो 20 नंबर की और एक 100 नंबर की, तो उसमें तो दिन रात का फर्क हो जाता है। तो उसको कैसे आप देखते हो वो एक बार प्लीज बताइए, आपने 100 मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? फिर ग्रामर वाले पोर्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि एक तो जो ग्रामर के रूल्स हैं वो अलग और वोकैब का रूल अलग। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं वो तो मैंने अपने एक पर्सनल नोट्स बनाए जिसको मैंने प्रिंट टू पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक है उससे हेल्प ली कि जितने भी उसमें रूल्स आते गए लाइक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो सबके रूल्स लेके अपनी हैंड रिटन, क्योंकि हैंड रिटन नोट ज़्यादा रिलाई है, ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू बुक। हम बुक में हाईलाइट तो कर लेते हैं बट लेकिन खुद की हैंड राइटिंग में हम जब लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें वो याद हो जाते हैं। तो मैंने ग्रामर के लिए प्रिंट टू पैरामाउंट से रूल्स सारे फॉलो करे, प्रैक्टिस लगाई उनकी। सेम प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर एंड नीतू सिंह की जो बुक है उसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे। एंड वोकैब के लिए मैंने फॉलो करी थी SP बख्शी। SP बख्शी में मेरे को ये रिलायबल, नीतू सिंह में भी है वोकैब बट लेकिन मेरे को SP बख्शी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी नीतू सिंह के मुकाबले वोकैब के लिए, वन वर्ड के लिए, इडियम फ्रेजेस के लिए, एंटोनियम सिनोनियम्स के लिए, वर्ड मीनिंग के लिए। सबसे पहले तो मैंने ये फॉलो करा था कि भाई मैं इडियम फ्रेजेस याद करूंगी, क्योंकि अब हिंदी तो हमें पढ़नी थी तो हिंदी में हमने मुहावरे याद करे थे, तो वही मुहावरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, वही वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वही इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज कुछ नया नहीं है, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो हिंदी और इंग्लिश के
दोनों मेरे साथ साथ कवर होते हैं, क्योंकि वही चीज़ हिंदी में पढ़नी है, वही चीज़ इंग्लिश में पढ़नी है, तो वो साथ बाय साथ होते रहे। उसके बाद मैंने सबसे पहले एंटोनियम सिनोनियम से पहले वर्ड मीनिंग फॉलो करा कि अगर मेरे को वर्ड्स के मीनिंग याद हो जाएंगे तो एंटोनियम सिनोनियम में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर पाऊंगी। एग्जैक्टली तो इन तीनों को आपने अलग अलग ना करके एक ही साथ करा। और सेम ये कि ये मेरी खुद की हैंडराइटिंग में कि भाई मैं नोट्स लिखूं ताकि मेरे को ये सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए। बुक्स में चाहे वो नीतू सिंह की बुक हो, चाहे एसपी बख्शी बुक हो, या कोई भी और बुक हो, उसमें क्या है अलग अलग दे रखा है कि भाई वर्ड मीनिंग अलग जगह है, एंटोनियम अलग जगह है, सिनोनियम अलग जगह है। बट अगर सेम वर्ड है, जैसे कि मैं बोलूँ हेट, तो हेट का भाई सिनोनियम एंटोनियम से अगर आपको एक ही जगह मिल जाएगा तो वो इजीली आप याद कर पाओगे। एग्जैक्टली तो वो चीज़ मैंने फॉलो करी। ये बहुत मुझे पहली बार आपका ये चीज़ ना ठीक लगी कि आपने दो चीज़ों में डिवाइड किया इसको। पहला रूल्स, फिर आता है वोकेबलरी। वोकेबलरी में भी फिर आपने क्या किया कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पे ध्यान दिया, उसी से फिर आपका सिनोनिम एंटोनियम से ये चीज़ें होती चलेगी। और बहुत सारे इनसे वर्ड मीनिंग से ही आपकी ये चीज़ें कवर हो जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और फिर अलग से जो कुछ बच्चे इनको बच्चों की तरह प्रिपेयर करते हैं, वो हाथ रख रख के, मेरे वाले अच्छा। जैसे मेरे जैसे होते हैं वो, मैं तो हाथ रख रख के एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ना वो याद किए थे। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं मैम। तो ये होगी हमारी फिर प्रिपरेशन। इसके बाद और क्या किया आपने, कुछ और इसमें ऐड ऑन किया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ऐड ऑन ये कह सकते हैं कि भाई काफ़ी स्टूडेंट्स ना ये ज़रूर करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में मैंने भी करी थी कि भाई जो चीज़ पढ़ ली ना वो चीज़ चलो 10 दिन बाद पढ़ेंगे या हफ्ते बाद पढ़ेंगे, खासकर वोकैब के साथ। हमें वोकैब ना डेली करनी है। जैसे कि मैंने आज टारगेट लिया 10 वोकैब, अगर स्टार्टिंग फेज है, थोड़ा टाइम हो गया तो 20 वोकैब या 25 वोकैब। नेक्स्ट डे हम जब नेक्स्ट ईयर न्यू 25 करेंगे, पहले हमें प्रीवियस डे हमने जो 25 करी थी उसको रिवाइज करना है, तब जाके वो। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब एक दिन के 100 वर्ड्स हो जाते हैं और हमें लगता है सुन के हाय एक दिन में 100 वर्ड, बट लेकिन वो 100 तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवाइज में सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो सब कुछ आप भूलते चले जाओगे। तो वो रिविजन मस्ट है। तो रिविजन हो गया मैम। फिर आपने इनके साथ साथ मॉक टेस्ट, आपने कहा था कि जब मैं स्टार्टिंग की थी तो आपके 48 मार्क्स थे। 43 ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट कब किया? मॉक टेस्ट मैंने जैसे टॉपिक कवर होता गया, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे इंग्लिश का हो, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देती थी, जो कि मुझे अड्डा ने काफ़ी हेल्प करी। ठीक है। अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 टॉपिक वाइज उसने काफ़ी हेल्प करी मुझे कि जौन सा भी मैं टॉपिक कवर करती थी उसका मैं टेस्ट देती थी। अब हमारा एग्जाम था सितंबर में, तो मैंने जुलाई के एंड में फुल लेंथ मॉक टेस्ट बीच में भी दिए हैं, पर बीच में रेगुलर बेसिस पे नहीं दिए। जुलाई से मैंने रेगुलर बेसिस पे फुल मॉक टेस्ट देने लगी ताकि मेरे को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी इजी पड़े। तो इसलिए मैंने जुलाई एंड में स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपके सेकंड मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, जो याद आपको ध्यान है? ध्यान तो ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे मेरे सारे इंक्रीज होते गए। एंड जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन करवाया कि जब मैं कोई भी टॉपिक, जैसे इंग्लिश का लूँ तो नाउन, मैथ्स का लूँ तो रेशियो, जैसे रेशियो कंप्लीट करा तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ भाई मेरी जो डायरेक्शन है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल सही जा रही है। अगर मैं जिस टॉपिक में नहीं कर पाती थी स्कोर, उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ती थी नेक्स्ट टॉपिक स्विच करने से पहले, एंड उसके नोट्स फिर अलग से कि भाई मेरी कहाँ गड़बड़ी आ रही है। सेम मैंने मॉक टेस्ट के भी हैंड रिटन नोट्स बनाए कि जिसको जो नई चीजें मिल रही है, जो नई चीज़ें मिल रही है वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर रही हूँ, प्लस जो क्वेश्चन मैं गलत कर रही हूँ उस क्वेश्चन को भी मैं नोट करती थी, ताकि अगर मैं रिवीजन करूँ तो मुझे कंप्लीट मॉक टेस्ट रिवाइज ना करना पड़े, सिर्फ ये पता चले मेरी गलती यहाँ पे हुई थी। तो मैं बच्चे आपसे ना भाग भाग के ये मांगेंगे कि मैम अपने नोट्स दे दो, अपने नोट्स दे दो। तो नोट्स आपके पास हैं क्या? मैं दिखा सकती हूँ नोट्स अपने की। एक बार पल्लवी दिखाना भाई। तो नोट्स का क्या सीन रहता है मैम? नोट्स अब बच्चे मांगेंगे आपसे नोट्स कि मैम, और आपका इंस्टाग्राम या फिर वो जो भी है ना डिटेल, वो आप स्क्रीन पे देख लेना भाई, मैम की आपको डिटेल मिल जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आपने नोट्स मांगने हैं या क्या मांगने हैं वो आप जाने और मैम जाने। कुछ इस टाइप से मेरे नोट्स होते थे, मैं शीट्स पे नोट बनाती हूँ। मैं को ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है कि मैं कॉपी में लिखूँ, इस तरीके से कुछ मैं थोड़ा सा ना नोटबुक में कंफर्टेबल नहीं हूँ। नोटबुक क्या है कि भाई लेके बैठना है और पर्टिकुलर जगह पे हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि भाई मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या घर पे ट्रेवल कर रहे हैं, घर के किसी भी कोने में या कहीं ओकेजन पे गए हुए हैं। ये मैथ्स के हाँ, ऐसे ही मैंने सारे नोट्स बनाए थे। मैथ्स से ही स्टार्टिंग करी थी मैंने,
ठीक है। क्योंकि मैथ्स फोबिया था भाई, सबको होता है कि भाई मैथ्स ऐसा है कि भाई डिफिकल्ट होता है ये वो, और ये हमारे स्कोरिंग है क्योंकि मैथ्स कर लिया तो रीजनिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Exactly. तो ये सारे स्कोरिंग टॉपिक्स थे कि भाई, क्योंकि ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे ना कि देखो हमें डर लगता है मैम कि मैथ्स आता ही नहीं हमें, और मैथ्स में फिर क्या होता है कि बच्चे करते नहीं और फिर वो लड़ पड़ गए, गिर के बेचारोगे 5-6 नंबर आते जिसका कुछ नहीं होता। तो 5-6 नंबर, अब 15 नंबर का खाली पड़ा एरिया वो बिल्कुल छोड़ गए मैदान। यही और अगर मेहनत कर लेते तो उनका बढ़िया जाते उसमें। अब ये देखो जैसे कि आपको मान लो इंग्लिश है या हिंदी है, सबसे इजी हिंदी को माना जाता है। अब हिंदी में से आप 20 में से 15 स्कोर कर लोगे, आपने पढ़ा है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, 17 कर लोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। पर उसके लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा और 5 मार्क्स का स्कोर मिलेगा सर। बिल्कुल। बाकी जो आपके टफ टॉपिक्स हैं जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको वहाँ 10 से 12 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही जो चीज है ना मैम, जो 5-7 नंबर को 15, 16, 17 पे ले जाना इजी है, 15 को 17, 18, 19 का बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि उसके लिए हमें पता ही नहीं है कि अब पढ़ना क्या है। 15-17 तक तो हमें पता होता है कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। उसके आगे नहीं पता होता हमें कि क्या पढ़ना चाहिए। उसके आगे फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जहाँ आपका स्कोर 4, 5 या 6 हो रहा है, लाइक जैसे मेरा जीएस में भी था, तो मैंने जीएस को भी हाईलाइट करा, पर जीएस थोड़ा सा वीक सेक्शन सबका ही होता है, तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। नहीं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है मैम, फिर ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है, आपने मॉक टेस्ट दिए इतने सारे, मॉक टेस्ट कहाँ से दिए? मॉक टेस्ट के ऐसे पर्टिकुलर कहीं मुझे अवेलेबल नहीं मिले, सेक्शनल टेस्ट तो जरूर मिले। तो फिर प्रीवियस ईयर की मार्केट से बुक खरीदी जिसमें टॉप 20 प्रीवियस और एक्सपेक्टेड भी होते हैं कि 20 या 10 प्रीवियस ईयर और 10 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट है। सेम गूगल से पहले जो बुक से ट्राई करा कि भाई ऑफलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट लेकिन एग्जाम तो था ही ऑनलाइन, तो डेली मैं दिन के 2 से 3 मॉक टेस्ट देती थी, तो 2 ऑनलाइन 1 ऑफलाइन। तो ये हो गया। और टेक्स्ट बुक वगैरह से नहीं दिया? नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी मॉक टेस्ट की अब कंप्लीट हो गई मैम। फिर उसके बाद कभी ऐसा आपको लगा, जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्रिपरेशन करते हैं और करते करते ना ये मन में आ जाता है कि अब और क्या पढ़ें, अब तो प्रिपरेशन हो गई, कुछ टाइम बाद एकदम स्टॉप लग जाता है प्रिपरेशन में, बिल्कुल तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। एक टाइम पे क्या मेरे साथ भी हो रहा था कि एक टाइम पे क्या होता है, हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे, बीच में एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो रहे थे सारे, तो हम लोग जब भी किताब खोलते हैं ना तो लगता है ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, सब आता है, पढ़ना ही क्या है, हम लोग तो बिल्कुल टॉपर है। बट फिर असली जब हम मॉक टेस्ट फॉलो करते हैं ना, तब हमें लगता है हमें नहीं आता। क्यों? क्योंकि घर पे एक अलग इन्वायरमेंट होता है और वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट होता है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दो या रिवीजन टेस्ट भी दो या प्रैक्टिस टेस्ट दो, तो आपको उसी माहौल में देना है कि उतने ही टाइम पीरियड में। कई बार क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग डेज में या सब बच्चे करते हैं, मैंने तो करा है तो मुझे लगता है सब बच्चे करते हैं कि भाई थोड़ा पॉज कर देते हैं, आधे घंटे का टेस्ट दे दिया, पॉज कर देते हैं आधे घंटे बाद कि चलो पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं या कुछ ना। भाई अगर आपका 1 घंटा है तो 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा है 1.5 घंटा बैठो, जितना है उतना बैठ के दो पूरा। बिल्कुल कोई उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कुछ, तब आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। हाँ, तो ये आई थिंक ना एक नॉर्मल चीज़ है भाई, सबके साथ होता है, जिनका सिलेक्शन होता है उनके साथ भी होगा, जो टॉपर होगा ना उनके साथ भी ये दिक्कत होगी कि वो एक टाइम बाद उसको लगता है कि बस बहुत होगी प्रिपरेशन, थोड़ा टाइम वो रिलैक्स करने की कोशिश करता है, 1 दिन 2 दिन बगैर पढ़े चले जाते हैं। जहीं हमने रिलैक्स कर लिया वहीं से डाउनफॉल है। हाँ, तो उसको 1-2 दिन तक ज़्यादा रहने देना। उससे अगर ऐसा ना होगी 1 हफ्ता प्रैक्टिस करी 2 हफ्ते रेस्ट चला, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ नॉर्मल है कि कुछ टाइम प्रिपरेशन की, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल है, फिर हमने दोबारा मोटिवेशन स्टार्ट की। और आपके मॉक टेस्ट आपके मोटिवेशन का काम करना चाहिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ। अगर डिमोटिवेट हो रहे तुरंत मॉक टेस्ट देना रोक दो। हाँ। तुरंत रोक दो, पहले अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो, उन टॉपिक्स को स्पेसिफाई करो कि कहाँ से आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं, उनको फिर तैयार कर लो, ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाएंगे, फिर मोटिवेट हो जाओगे आप लोग। सिंपल थ्योरी है। फिर अब आगे इसके बाद आ जाता है मैम, कोई आपके मन में और कोई ऐसा स्पेशल मैसेज हो हमारे व्यूवर्स के लिए, जो कुछ गलतियां हमारे मन में हमसे हुई होंगी, जो आप सोचते हो कि ये मेरे से तो होगी, बाकियों से ना होनी चाहिए, या कुछ आपने एनालाइज किया हो अपनी प्रिपरेशन में कि ये चीज़ें अगर मैं कर लेती ना तो मेरे नंबर 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर और ज़्यादा अच्छे आ सकते थे, तो वो बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि भाई कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एंड भाई डीमोटिवेट नहीं होना। बीच के टाइम पे मैं भी डीमोटिवेट होने लगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई मेरा कुछ अलग ही फील्ड थी, तो बीच में डीमोटिवेशन आता था, क्योंकि कहते हैं ना भाई सबसे पहली लाइफ की चीज़ें कभी भूली नहीं जाती है। तो मेरा पहला ड्रीम तो कुछ और ही था,
तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा बार बार डीमोटिवेट करती थी कि भाई क्या चीज़ है, मैंने ये सोचा था, अब क्या होगा। कई बार ये फीलिंग भी आती है कि भाई होगा भी नहीं होगा। कई बार ये फील भी आता है कि होगा भी नहीं होगा और हम सही भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये बोला जाता है, काफ़ी लोग बोलते हैं किस्मत की बात है, डेस्टिनी की बात है, बट लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए? आप जो भी अपनी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अश्वनी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप पर्सनली एक बार कमेंट सेक्शन देखते रहना, आप पर्सनली उनके आंसर करते रहना। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके बीएड के, जेबीटी के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना, ताकि सभी आप लोग मिलके तैयारी करें। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी कांग्रेचुलेशंस मैम फिर से। और अब कुछ प्लान है आपका आगे कि भी बढ़िया हो गया, मतलब बस अब बढ़िया हो गया तो अब भगवान की दया से आगे देखते हैं कि आगे की तरफ तो वही तो पूछ रहा हूँ, करोगे क्या, मतलब करोगे क्या इन द सेंस कि अब ये होगा ना कि यार एक तो होता है कि जॉब लगी, मेरे मन में था जब जॉब लगी ना तो पबजी खेलने के लिए आईपैड लूँगा तो या PS5 लूँगा। तो और मैं तो ये कहता था जोश में आगे कि इतनी बड़ी गाड़ी लूँगा कि जितनी मेरी सैलरी होगी ना उतनी तो किस्त उसकी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी तो ऐसी मन में आती है ना थ्योरीज। नहीं, तो बिल्कुल ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मेरे भी ऐसे ड्रीम्स हैं, बट लेकिन ये है कि पहले स्टेबल होना था, अब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोई एक ड्रीम बताना चाहोगे? कुछ भी मन में जो आता है कि ये काम करना है, आईपैड, फोन लेना है एप्पल का, कुछ इस टाइप से। आई वांट टू परचेज BMW। TGT से तभी तो बोला कि आगे और मेहनत करेंगे, अच्छा, और गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करेंगे, जैसा आपने बोला कि भाई साहब अगर TGT इंग्लिश रह गया, आपने BMW ले ली ना तो स्कीम मुझे भी बता देना फिर। आपने जैसा बताया कि भाई जितनी सैलरी होगी उतनी तो किस्त भी नहीं होगी, सेम टारगेट कि भाई अभी ये अचीवमेंट, ये फर्स्ट अचीवमेंट है, ठीक है, आगे लाइफ में हेड चलो करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, बिल्कुल चाहेंगे आप BMW का, आप वोल्वो और पता नहीं क्या बस ले लो, ट्रक ले लो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट इंटरव्यू हम सोशल साइंस का लेके आएंगे। अगर आप में से किसी का कहीं सिलेक्शन हुआ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और बस बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। भारत माता की जय, जय श्री राम। अपने चरित्र को ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपसे बड़े और आपसे छोटे आपके साथ सुरक्षित और खुश महसूस करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।